नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नोमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे पानी की। जी हाँ, पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़मीन के अलावा किसी भी ग्रह पर अगर ज़िंदगी की तलाश की जाती है तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि वहाँ पानी है या नहीं। जिस तरह आबादी तेज़ी से बढ़ती गई और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गईं, वैसे वैसे पानी के रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं और इस ज़मीन पर पीने का पानी ख़त्म होता जा रहा है। हमने पिछले दिनों में पानी के संगीन बहरान देखे, संगीन परेशानियां हमारे सामने आईं और अफ्रीका में वाटर इमरजेंसी भी लगाई गई। आज की इस पेशकश में ना सिर्फ हम पानी की अहमियत को समझेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ इक़दामात किए गए हैं और क्या कुछ एक इंसान की सतह पर किए जाने चाहिए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर मीनाक्षी साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं हाईकोर्ट के मारूफ वकील रोहित भट्ट साहब। आप दोनों का आज की इस ख़ास पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मीनाक्षी जी, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जब हम पानी की बात करते हैं, इंसानी ज़िंदगी इस ज़मीन के ऊपर और पानी, कितना मजबूत रिश्ता है पानी का इस इंसान से और कितनी अहमियत है पानी की? जी, हम जब देखते हैं कि पानी की बात करते हैं तो वाटर रिसोर्स जो है उसका एक बहुत ही अहम रोल रहा है हमारी अर्ली सिविलाइजेशन से। और अगर मानव शरीर को भी हम देखें तो मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें हवा, पानी, वायु, आकाश और अग्नि है। और इसमें पानी का जो कुल प्रतिशत अगर हम देखें, जितने भी जीव जंतु हैं और मानव में स्पेशली जो है अराउंड 75% जो है पानी के हम बने हुए हैं, चाहे वो खून के रूप में बह रहा हो और या फिर किसी और तरीके से। और इतना ही कुल प्रतिशत जो है पूरी धरती के ऊपर जो है, धरती है वो कवर्ड है 75% ऑफ वाटर से। अब ये जो 75% जो पानी है, इसमें से 97% जो पानी है दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस एंड लाइक समुद्र के अंदर जो है, जो कि सैलाइन वाटर है, खारा पानी है, जो हम उपयोग में नहीं ला सकते। और जो बचा वो है बस 3% पानी है, जिसमें 2% जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में लॉक्ड है और 1% जो है दैट इज द फ्रेश वाटर। यानी जो 2% है वो भी बर्फ की शक्ल में, वो भी बर्फ के, उसे भी हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। और 1% जो है वो हम उसमें से कुछ हिस्सा हमारे उसमें सरफेस वाटर या फिर धरती के अंदर का पानी, जिसे हम भूजल कहते हैं, उसके उस पे प्रेजेंट है, धरती के अंदर प्रेजेंट है और धरती के सतह पे सरफेस वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो ये सरफेस वाटर और जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस के पानी जो है वो चाहे नदी के फॉर्म में या फिर कोई भी नाले के फॉर्म में, झरने के फॉर्म में जो है बह रहा है, और ग्राउंड वाटर जो है वो धरती के अंदर का पानी है। तो सरफेस वाटर अगर हम देखें तो इनका जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, आज हम बात कर रहे हैं वाटर क्राइसिस की, तो हमारे पास देखिए आप कि कितना लिमिटेड वाटर रिसोर्स है, जिसका हमें बहुत ही ध्यान से उपयोग करना पड़ेगा, तभी सतत विकास पॉसिबल है। नहीं तो फिर आगे जो इसी तरह से विकास हम करते रहे तो पर्यावरण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अब सरफेस वाटर अगर रिसोर्स हम देखें तो इसके इतने सारे सोर्सेज हैं जो कि इसको पल्यूट और कंटामिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री का पॉइंट लेते हैं तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। एक वो इंडस्ट्री जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, दूसरी इंडस्ट्री जो कि मेटल या फिर नॉन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रही है। जो इंडस्ट्री, जैसे कि आप स्लॉटर हाउस इंडस्ट्री स्लॉटर हाउस वेस्ट रिलीज़ कर रही है, या फिर पल्प एंड पेपर मिल आप ले लें, फ्रूट बेवरेजेस की है, डिस्टिलरीज हैं, ये सब क्या करती हैं, ऐसे वेस्ट पानी के अंदर डाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर है तो वो बीओडी लेवल पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर पानी के अंदर बीओडी लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, क्या होता है बीओडी इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, और ये माइक्रो
ऑर्गेनिज्म सड़नशील जो वेस्ट है उसको खाते हैं। तो इसको जब खाएंगे तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, उनकी एक ऑक्सीजन की डिमांड होगी। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको हम बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म पे प्रेजेंट है, पर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के रूप में प्रेजेंट है। तो अगर पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होता जाएगा तो पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जितनी मछलियां हैं या अदर जीव जंतु हैं, उनके साथ जो है उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस या कहें उनका जो है लाइफ साइकिल या बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस की प्रॉब्लम जो है वो आती है। वो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी और वो आगे चल करके फिर और ज्यादा बढ़ती चली हाँ, जाती वो है। और ज्यादा बढ़ती जाती है। रोहित जी, क्या आपको लगता है, आप एक वकील होने के नाते आपके साथ में कानून को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो पानी की जब हम बात करते हैं तो ये आज के वक्त में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना अहम टॉपिक है आज के इस दौर में पानी का जो संरक्षण की हम बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति की लाइफ पानी से चलती है, बिना पानी के किसी का जीवन नहीं है। एक कहावत भी है, जल ही जीवन है। तो अगर कोई व्यक्ति रोज़मर्रा में उसको पीने के लिए पानी चाहिए, उसको अपने और काम के लिए पानी चाहिए, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ उगानी है तो उसके लिए आपको पानी चाहिए, तो पानी आपके पूरे दिन में दिनचर्या का हिस्सा बना हुआ है। बिना पानी के आप रह नहीं सकते। तो उसको बचाना, उसको कंजर्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी में पोल्यूशन फैल रहा है, अनट्रीटेड वाटर जा रहा है। अब आप ये देखिए, एक डाटा के अनुसार जो होम वेस्ट होता है, जैसे आप सिंक में पानी कर रहे हैं, गार्डन में पानी दे रहे हैं, कुछ वाइप कर रहे हैं, जो पानी जाता है वो 80% वाटर जो होता है वो अनट्रीटेड होता है और वो वापस इकोसिस्टम में चला जाता है, जिससे जो हमारे नेचुरल फ्रेश वाटर रिजर्व्स हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप देखिए जहाँ भी एक प्रॉब्लम उठती है तो उसके लिए हमारा संविधान एक कानून लेके आ जाता है, क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, उसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है और पर्याप्त रूप से अपना जीवन परिपूर्ण तरीके से जीना है। तो इसी तरह भारत का संविधान भी समय समय पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए कानून बनाता रहा है, नियमित रूप से उसमें संशोधन करता रहा है। इसी तरीके से ऐसे ही जो और कानून आए हैं, इस ताल्लुक से मैं ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैडम, जब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं, पानी की जब हम बात करते हैं, तो किस तरह की आज के दौर में, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है इसके ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च की है, तो किस तरह के क्राइसिस हमारे सामने आ गए हैं आज के दौर में? जो एक इंसान घर में बैठकर इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहा है, एक घर के अंदर उसको पानी का इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए जानना कितना ज़रूरी है कि आज ये कितनी एक ख़तरनाक सिचुएशन हो चुकी है पानी के ताल्लुक से, पीने का पानी जो ख़त्म हो रहा है। जी, अब अगर आप देखते हैं कि सरफेस वाटर, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रही थी, तो नदियों का पानी है, तालाब का पानी है। आप देखेंगे आसपास पहले हमारे गांव वगैरह होते थे, वहाँ जोड़ वगैरह होते थे, गांव में पॉन्ड्स और लेक्स होती थी, तो वो एक फ्रेश वाटर होता था, लोग उसमें नहाते भी थे और उसको बहुत काम के लिए यूज़ भी करते थे। पर अगर आज आप देखेंगे तो वो सब मरते जा रहे हैं, है ना। और उस प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वो लेक जो है वो अपने समय पे मर जाती है एक लाइफ साइकिल को पूरा करने के बाद। उसकी एक लिमिट है, उसकी एक एज है, जैसे इंसान की एज होती है ऐसे ही लेक की भी एज है। वो एक अपने एज को पूरा करने के बाद उसकी लाइफ खत्म होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, यूरिया का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का, तो लोगों को जो लगता है कि ये दरिया है, बहता ही रहेगा, ये झील है, ये ऐसी ही रहेगी, ये तालाब है, कभी तो सूखेगा नहीं है, ये तो उनको कम से कम ये आप जरूर बताएं कि इनकी भी एक एज होती है और उसके बाद में खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो ये एक इनकी उम्र होती है और इनके वजह से अब यूट्रोफिकेशन, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये केमिकल फर्टिलाइजर जब पानी के साथ बहता हुआ तालाब में जाता है तो फर्टिलाइजर का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। अब पानी के अंदर पौधे नहीं है तो वहाँ पे एल्गीज है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, पानी के अंदर जो पौधे हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, तो उनकी तादाद बढ़ा देता है। तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये फास्टन हो जाता है, तो हमारा जो वाटर रिसोर्स है, वाटर रिजर्वायर है, वो हम जल्दी से उसे मौत के मुंह में डाल रहे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इससे हमारा एक जो सरफेस वाटर रिसोर्स का एक पैरामीटर था कि एक तालाब है या लेक्स है जो मतलब एक बाउंड्री के अंदर है, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो रही है। तो हमारे लिए ये सच में एक बहुत विकट
समस्या होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि नदियां भी हम बहुत जल्दी पल्यूट करने के लिए एसेसिबल है, हम बहुत जल्दी से उसको जाके पल्यूट कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के थ्रू हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या डोमेस्टिक वेस्ट, या फिर हम रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ करते हैं, पूजा सामग्री हम जाके फेंक देते हैं, गणपति बाबा का विसर्जन हो या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है, तो उसमें हम उसमें कितना पोल्यूशन डाल रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मैडम में रिलीजन में ही तो कहा जाता है कि ये जो पानी है रिलीजन उसका सम्मान किया जाए। जी बिल्कुल, हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति में ये कहा गया है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम पूजनीय मानते हैं, और हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं को से कनेक्ट किया गया है, जैसे शिव जी को, गंगा नदी जो है शिव जी से उत्पन्न हो रही है, ये कहा गया है। तो उसका अगर हम बस मान्यता के तौर पे पूजेंगे और दिल से एहसास नहीं करेंगे कि ये पूजनीय है, तो वो फिर हमारे लिए जो विपत्ति लेके आनी है ये तो तय ही है। मतलब तो उसका सिर्फ हमें सिर्फ सम्मान, मतलब सिर्फ सम्मान नहीं, उसके लिए हमें डेडिकेट होना पड़ेगा, उसके लिए उसके हमें रखरखाव के लिए हमें उसके लिए हमें अपना पूजन का तरीका बदलना पड़ेगा, हम उसको पूजे इस तरीके कि हम उसका संरक्षण करें, ना कि उसमें पोल्यूशन करें। हम जहाँ पे गंगा आरती करते हैं वहाँ पे कुछ विसर्जित करने की जगह दूर खड़े होकर उसको करें, वहाँ सफाई मेंटेन रखें, यह भी एक पूजने का तरीका है। हम उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम गंगा को हमारे रिलीजन में, गंगा रिवर गंगा को हमारे रिलीजन में एक स्टेटस दिया गया है, माँ का स्टेटस, तो उनको हम साफ सफाई रख के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाके कुछ बहा रहे हैं या कुछ चीज़ डाल रहे हैं। उसके अलावा हम अपना तरीका बदलें। हर इंसान जब अपना तरीका बदलेगा पूजने का, तो अपने आप ही गवर्नमेंट का काम आसान होता हुआ चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट का काम आसान होता चला जाएगा, तो गवर्नमेंट एक अपने अलग लेवल पर एक स्टेप्स ले सकती है, लेकिन जो इतनी बड़ी आबादी है, बिल्कुल, अगर वो बेदार नहीं होगी, वो जागरूक नहीं होगी, तो किस तरह से हम पानी का तहफ्फुज़ कर पाएंगे, उसको हम सेव कर पाएंगे। मैडम, एक सवाल यहाँ पर एक बड़ा अहम सामने आता है कि जहाँ सबसे पहला स्टेप होता है गवर्नमेंट का, जब हम बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सरकार को ब्लेम देते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। सरकार ने अब तक किस तरह के स्टेप्स लिए हैं? अगर सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें जो है गंगा मिशन जो है, गंगा एक्शन प्लान है, उसके अंतर्गत जो गंगा मिशन है उसमें जो है गंगा नदी के ऊपर काम चल रहा है वाटर कंजर्वेशन का। तो उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो वाटर को पल्यूट करती हैं, जो अपना वेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं बिना ट्रीटमेंट के इन द रिवर, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे हर जगह ट्रीटमेंट फैसिलिटेशन का उन्होंने जिम्मा उठाया है कि वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करें, टेक्निकल असिस्टेंस दें, और फिर जो इंडस्ट्री इसको फॉलो ना करे तो उस पर फाइन का भी हो। और इस तरह से जब वाटर ट्रीट, जो भी इंडस्ट्री है उसका वेस्ट वाटर ट्रीट होने के बाद अगर जाएगा तो वो पोल्यूशन, इतना कंटामिनेशन कॉज नहीं करेगा। तो ये रिजनरेशन ऑफ द नदी है, जो हमारी गंगा नदी है उसको फिर से जिंदा करने का जो है मुहिम है, जो सरकार की तरफ से चल रही है। कितनी कामयाब आपको अब तक नजर आ रही है? बहुत हद तक कामयाब है, क्योंकि ये बस नदी के ऊपर काम नहीं कर रही, पर विलेजेस में टॉयलेट फैसिलिटेशन को प्रोवाइड करना, सैनिटेशन के ऊपर काम करना, ताकि जो नदी है वो नहाने लायक हो आम जनता के लिए, उसमें इतना जो कंटामिनेशन है, पोल्यूशन है, उसको रिमूव करने का पूरे हद तक काम चल रहा है। जो है वो सिचुएशन इतनी भयावह होती जा रही है कि पीने का तो एक मसला अलग हो गया, उस नदी के अंदर नहाना भी जो है वो नुकसानदेह हो रहा है। हाँ। किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो कोई नहाता है नदियों में, क्या कुछ आपको अगर लगता आप है? देखें कि सरफेस वाटर सिस्टम जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी नदी हो, तो अगर हम नेचुरल सिस्टम में बेसिक में जाते हैं तो नदी अपने आप को खुद से रिजनरेट करती है। जैसे इंसानी शरीर में भी ताकत होती है, बीमार हुआ तो ठीक होने का, बुखार हो गया तो हम अगर नहीं दवाई लेंगे तब भी 3-4 दिन बाद वो अपने आप शरीर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से नदियों का भी अपना रिजनरेशन सिस्टम होता है, जिसके तहत वो अपने आप को फिर से ठीक कर लेती हैं। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्री से अगर ऑर्गेनिक वेस्ट अगर निकल रहा है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऊपर का पानी जो है वो प्योर हो जाएगा। हाँ जी, पर अब समस्या ये आ रही है कि जी समस्या ये आ रही है कि जो डिस्पोजल का रेट है, गंदगी फैलाने का रेट है, वो ज्यादा बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू नदी का रिजनरेट होने के रेट से। कितना अपने आप को ठीक करे, हाँ, वो कितने हद आप तक ज्यादा उसके अंदर गंदगी डाले चले जा रहे हैं, तो वो कितना ठीक हो पाएगी? रोहित, एक बड़ा मसला है मैडम ने जो उठाया है इस वक्त के इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी तरफ से ज्यादा जो है उसको पॉल्यूट किया जा रहा है। आप कानून के हिसाब से अब क्या कुछ इंतजाम किया गया है ताकि इन इंडस्ट्री से जो निकलने वाला कचरा है वो नदियों में ना जा सके?
देखिए, कानून के तहत एक एक्ट बनाई गई थी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जो 1974 में हमारे संविधान के द्वारा बनाई गई थी, हमारे लेजिस्लेशन ने बनाई थी। जब भी कोई एक्ट बनती है तो उसका मेन मकसद ये होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को पता करें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका समाधान निकालें। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एक आम नागरिक जब तक उसके लिए सतर्क नहीं रहेगा, उसकी नॉलेज नहीं होगी, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट एक लार्ज स्केल पे एक्ट को लागू नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट एक्ट बता के आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज बता सकती है, आपको उसके अंदर पेनल्टीज बता सकती है, आपका क्या कार्य है एनवायरनमेंट के प्रति वह बता सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आम नागरिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब जैसे इस कानून का क्या मकसद रहा 1974 में जो कानून आया? इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने 2 बोर्ड बनाए गए, एक सेंट्रल बोर्ड बनाया, एक स्टेट बोर्ड बनाया। सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कि आप किस तरीके से जो वाटर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और वाटर की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसको वापस उसी फॉर्म में लाएं जिस फॉर्म में वो आज से 20, 30, 40 साल पहले था। तो इसके तहत उन्होंने 2 बोर्ड बनाए, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, क्योंकि जो पानी का मुद्दा होता है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि पानी का समाधान कैसे किया जाए, नागरिक को पानी कैसे मिले, वो साफ पानी कैसे मिले, सीवेज जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, क्योंकि जो स्टेट वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वही उसको सुधारे। लेकिन आपने स्टेट की बात करी, एक ही नदी कई स्टेट्स में से होकर बिल्कुल बिल्कुल, तो जहां बिल्कुल उस सिचुएशन में सेंट्रल बोर्ड जो है, जो सेंट्रल है उसका योग आता है, वो वहां पे डिस्प्यूट जब 2 स्टेट्स के बीच में अराइज होता है तो सेंट्रल बोर्ड है वो इसलिए गठन किया गया था, वो उसको देखे, उसका समाधान कराए। तो स्टेट बोर्ड अपने एरिया में करेगा और सेंट्रल बोर्ड ये देखेगा कि कहीं पे अगर उनके विचारों में 2 स्टेट्स के उसमें कुछ भिन्नता है तो उसको दूर करे और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ब्लेम आता है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो जो स्टेट है वो जो है वो ज्यादा वहां से पॉल्यूशन आ रहा है, हमारे यहाँ इतना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, सेंट्रल बोर्ड, जैसे अभी एक केस था जो एनजीटी ने रिजोल्व किया है, उसमें क्या हुआ, पंजाब के थ्रू जो सतलुज रिवर बह के राजस्थान में जा रही है, वहां पे पंजाब में इंडस्ट्रीज थी काफी, जिसकी वजह से राजस्थान में एक गांव में पूरे में जो पानी पीने का था वो पूरा इतना पोल्यूटेड हो गया था, वहां पे लोगों को कैंसर होने लग गया था। तो उसमें एनजीटी ने अपने आप सुओ मोटो एक्शन लेते हुए उस केस को लिया और पंजाब गवर्नमेंट से सारा मांगा है और तलब किया उनके सारे एनवायरमेंट अधिकारियों को, और उनको कहा है कि एक गठन कीजिए कि इसको किस तरह से रिजोल्व किया जाए और इंडस्ट्रीज को यहाँ से हटाया जाए। मैं इस पर मैडम का जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा। मैडम, क्या पॉल्यूशन का लेवल हमारे मुल्क में भी कुछ जगहों पर इतना बढ़ गया है कि वहाँ पानी इस्तेमाल करने वालों को लोगों को कैंसर हो रहा है? जी जी बिल्कुल, कैंसर जो है कई रीज़न से होता है। वो केमिकल एक्सेस केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि खेतों में हम लोग बहुत ज़्यादा इरिगेशन के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं, तो जिसके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है वो उतना ही अमाउंट में बिना सोचे विचारे पानी को यूज़ कर रहा है खेतों में। अब खेतों में हम क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं जिसमें हैवी मेटल का कंटेंट होता है, और ये जो है पानी खेतों से बहता हुआ जब धरती के अंदर के भूजल में चला जाए या फिर सरफेस वाटर में चला जाए तो वो कंटेमिनेट करेगा। अब कई सारे हैवी मेटल्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से, जैसे सर ने बताया कि इंडस्ट्री से कंटेमिनेट्स निकल रहे हैं, उनको पानी में डाला ऐसे बिना ट्रीटमेंट के डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कई सारे हैवी मेटल्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलने वाला एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का यूज होता है, उपयोग किया जाता है, और ये नाइट्रोजन जब बह के एक्सेस में पानी के अंदर चला जाता है तो एक बीमारी करता है जिसे हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिनीमिया, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम से भी जाना जाता है, जिसमें स्किन कलर, आइज कलर वो सब ब्लू होने लगता है। मतलब ऑक्सीजन जो है पूरी तरह का संचार नहीं हो सकता। जब ऑक्सीजनेटेड बॉडी नहीं रहेगी तो वो भी ऐसे ही कंटामिनेट होगी जैसे कि एनवायरनमेंट कंटामिनेट हो रहा है। दूसरी बात, और भी कई सारे हैवी मेटल्स हैं, जैसे सबसे टॉक्सिक हैवी मेटल्स की अगर मैं बात करूं, क्रोमियम है, कैडमियम है। कैडमियम इटाई डिजीज करता है, अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होकर फिर कैंसर का रूप ले लेती है। मरकरी है, वो मिनीमाटा डिजीज कॉज करता है, जो कि मरकरी अगर हम देखें इनऑर्गेनिक फॉर्म में इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पर जब ये मरकरी पानी के अंदर चला जाता है तो वहां पे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसे इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि ये मरकरी इनऑर्गेनिक फॉर्म
में है, पर पानी के अंदर जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया इसको मिथाइल मरकरी बना देंगे। तो मिथाइल मरकरी जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है फैटी टिश्यूज में, और उसके बाद हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं हमें अटैक करती है। इतनी भयावह और इतनी खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कानून क्या कहता है उन लोगों को, उन इंडस्ट्रीज को जो बगैर सोचे समझे और बगैर कंट्रोल किए वो अपना कचरा या जो भी उनकी वेस्ट होती है वो उसको दरिया में कहीं डाल रहे हैं, पानी के अंदर? जो ये वाटर कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था, ये मेन रूप से इसीलिए बनाया गया था कि आप 2 लेवल पे गठन करें, एक बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड का, जो ये फंक्शनिंग करेगा और जिसकी ये वर्किंग रहेगी कि वो कंट्रोल करेंगे पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है। पहले उनको क्या फाइंड आउट करना है कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, कोई भी भूजल या फिर सरफेस वाटर अगर पोल्यूटेड हो रहा है तो किस कारणवश हो रहा है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, तो जब आप अब इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है और स्टेट बोर्ड रेगुलेट करता है कि जो उनका वेस्ट जा रहा है वाटर में वो ट्रीट होके जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कोई भी इंडस्ट्री बिना ट्रीटमेंट के वाटर में डिस्पोज ऑफ कर रही है अपना वेस्ट, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी और यहां तक की सजा का भी प्रावधान इस एक्ट के तहत दिया गया है। कितनी सजा? देखिए 6 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई गवर्नमेंट, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें बताया गया है, वो पोल्यूशन फैला रहा है तो उनको भी, जो भी उनके मेन मैनेजिंग हेड डायरेक्टर्स होंगे, उनको 6 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है इस एक्ट के तहत। यह एक्ट इसलिए बनाया गया है जो कि एक आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सके कि आप अगर एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ ना करें उसमें। अब जैसे मुख्य कारण होते हैं, पता लगाना होता है कि क्या है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर की वजह से काफी हो रहा है। एक मुख्य कारण है ऑयल का, ऑयल सीपेज होती है। वो क्या होता है, ये नहीं होता कि टैंकर हो गया, वो भी कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन जब इंडस्ट्रीज कुछ भी चीज बर्न करती है तो एनवायरनमेंट में ऑयल पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं, वो बाद में सेटल डाउन करके वो सरफेस में हो जाता है। अब आप देखिए वाटर जो होता है वो एक तरह से यूनिवर्सल सोलवेंट है, तो वो इजीली पोल्यूट हो सकता है, उसमें आप कुछ भी घोल सकते हैं वो घुल जाएगा। लेकिन ऑयल ऐसी चीज है जो उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसकी वजह से वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और एक ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है, बिकॉज जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन है वो वाटर में नहीं ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ऑयल ने एक लेयर बना दी है उसके ऊपर ऑयल सीपेज की वजह से। अब ऑयल कैसे होता है, जैसे हमारी गाड़ियां चलती हैं उनके एग्जॉस्ट में भी ऑयल के पार्टिकल्स निकलते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन वो होते हैं, वो रोड्स पे होंगे। जब आपकी रेन होएगी तो वो सारा चीज बह के स्ट्रीम्स में, वाटर्स में चला जाता है, वो नेग्लिजिबल होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इतना ज्यादा होता है। तो स्टेट बोर्ड रेगुलेट करती है, उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करे, वो हर प्रॉब्लम का तहत कि किस वजह से हो रहा है उस पर कानून लाती है, उनको रेगुलेट करती है, उन पर फाइन इंप्लीमेंट करती है और एक जागरूकता फैलाती है लोगों में कि आप किस तरीके से अपने पार्ट को निभा सकते हैं उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी चीज के लिए अब गवर्नमेंट ने सेंट्रल बोर्ड बनाया, स्टेट बोर्ड बनाया, उन्होंने कानून बनाए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जब आपने एक किसी इंडस्ट्री के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है तो उस पेनल्टी का यूज गवर्नमेंट किस चीज में करती है, उसी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसी चीज को करने के लिए। आप पेनल्टी दे रहे हो क्योंकि आपने वो डैमेज किया है तो उसको आप भी सुधारोगे जी। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने जब वो पेनल्टी सफिशिएंट नहीं रही तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई, वाटर सेस एक्ट। जैसा आपने देखिए पहले क्या होता था, एक आम भाषा में कहते हैं आर्टिकल 21, अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बोलते हैं कि पानी हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन अगर आप पानी को इतना मिसयूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर भी टैक्स लगाना जरूरी पड़ जाता है। पहले आप देखते थे घरों में पानी आता था, कोई बिल नहीं होता था। अब भी दिल्ली में बहुत जगह है वहां बनाया हुआ है कि इससे नीचे आप पानी यूज कर रहे हो तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जहां पे एक्सेस यूज होता है वहां पे वाटर मीटर इंस्टॉल किए गए हैं इसी एक्ट के तहत, वाटर सेस एक्ट के तहत। उसमें वो एक एक्स्ट्रा सेस लगाते हैं 0.some% का, जिसको वो यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए। सीवरेज जो अपना वेस्ट निकलता है, सैनिटाइजेशन, वो सारा उसमें ट्रीट होके उसको रीयूजेबल वाटर बना पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने टैक्स लॉ बनाई है। गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाई है। तो गवर्नमेंट अपने पार्ट पे सारी चीजें कर रही है, लेकिन एक कमी जो रह जाती है वो रह जाती है जागरूकता की, कि किस तरीके से हम
आम आदमी का क्या उत्तरदायित्व है, उसको किस तरीके से एनवायरनमेंट को ये बचाना बहुत है। अहम आपने बात कही है कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर काफ़ी कुछ किया है। अब जो कमी रह गई है वो जागरूकता की है। आज के इस एपिसोड को हमें यही मुकम्मल करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने काफ़ी कुछ आज की इस गुफ्तगू से हासिल किया होगा। आवाम के तौर पर लोगों की सतह पर क्या कुछ किया जाना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और क्या कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो हम देख रहे हैं दुनिया में कि किए जा रहे हैं और हमें भी उनको करने की ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों पर और इन तमाम पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे हम अगली पेशकश में। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। अब मैं दोनों ख़ास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम फिर हाजिर होंगे इसी मौजू पर गुफ्तगू के साथ। आज की इस पेशकश में हमें यहीं आप इजाज़त दे दें। आप अपने राय और मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं और आप सोशल मीडिया पर भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ये पेशकश यहीं मुकम्मल होती है। इजाज़त दीजिए। आदाब।